स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश 360 की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल योगी आदित्यनाथ विधायक पद की शपथ लेंगे। कल विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री विधानसभा के सभा मंडप में सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई जाएगी। विधायकों की शपथ ग्रहण को लेकर प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे विधानसभा में मीडिया को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा जीत दर्ज कर सरकार बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने ब्रिटेन की सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ब्रिटिश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत के लिए बधाई दी है और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा भी जताई है। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि साल 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई सहमति के 10 साल के रोड मैप के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम उत्तर प्रदेश के लिए अहम साझेदार बनना चाहता है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि सीएम योगी और उनके बीच हुई पिछली मुलाकात के दौरान यूपी और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर जो मसौदा तैयार हुआ था वो उस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा में पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा मोना को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया है। विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक चुनकर पहुंचे हैं, जिनमें से एक आराधना मिश्रा मोना हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। आराधना मिश्रा इसके पहले भी यूपी विधानसभा में विधानमंडल दल की नेता रह चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एक और विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं, जो महाराजगंज की फरेंदा सीट से चुनकर सदन में पहुंचे। जसवंत नगर सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आजकल अलग ही क्लेवर में नजर आ रहे हैं। इटावा में भागवत कथा के दौरान शिवपाल यादव ने मंच से महाभारत के शकुनी और दुर्योधन का जिक्र किया। इस दौरान उनके साथ सिरसागंज से भाजपा से चुनाव लड़े हरिओम यादव भी मौजूद रहे। सब संपन्न हो जाए। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए। बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। तो ये हैं विषम परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी आती हैं। महापुरुषों पर, भगवान पर भी विषम परिस्थितियां आई हैं, संकट आए हैं, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के 18 दिन बाद आज मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बसपा जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयां भंग कर दी। ऐसे में आज बुलाई गई बसपा की ये बैठक बेहद अहम थी, जिसमें मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बसपा का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा मायावती ने यूपी के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाने का भी ऐलान किया है, जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और पूरे प्रदेश में बसपा के कैडर को मजबूत करेंगे। आज की बैठक में मायावती ने यूपी में चुनाव में हार की 3 बड़ी वजहें बताई। मायावती ने मुस्लिम वोट का एक तरफा सपा के पाले में जाना, नाराजगी के बाद भी बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का भाजपा के पक्ष में जाना, उम्मीद के मुताबिक बसपा को वोट नहीं मिलना मायावती ने हार की बड़ी वजह बताई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन पर, विशेष तौर पर संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और जो चुनाव हुआ है उस पर समीक्षा करके
उन्होंने आगे की रणनीति को बताया। बहन जी ने समीक्षा की और हम लोगों को प्रत्याशियों को बुला के बताया कि निराश मत हो, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम लोग पूरी ताकत से पार्टी का काम करेंगे और फिर हम लोगों को पार्टी को जिंदा करने का मौका मिलेगा। निर्देश यही है हम लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी महतो जी देख के आज युवाओं में आज अपने सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और जाहिर सी बात है जो निराशा हमें हाथ लगी, जो विपरीत था हमारे सोच के, ये वैसा रिजल्ट आया इस बार 2022 के चुनाव में विधानसभा के। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी महतो ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बहन जी ने कहा है उसी आधार से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः एक बार जोश के साथ सब लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मंडलों में, पूरे प्रदेश में उसी जोश के साथ काम करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आए उत्तर प्रदेश में। आज बुलाई गई बसपा की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए शाह आलम गुड्डू जमाली को बसपा का प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली वही शख्स है जो चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़कर AIMIM में शामिल हो गए थे, लेकिन आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनाव हारने के बावजूद गुड्डू जमाली को फिर से पार्टी में लाकर लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट दे दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है, जिस पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। ऐसे में आजमगढ़ में दोबारा पांव जमाने के लिए एक बार फिर मायावती ने गुड्डू जमाली पर बड़ा दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी की बड़ी जीत के बीच मायावती ने कहा कि आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच प्रचार करवाया था कि बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसी वजह से हमारे वोटर झांसे में आ गए और वोट सारा भाजपा को ट्रांसफर हो गया। मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में कभी सपने में तक मैं सोच नहीं सकती। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने मायावती के बयान पर निशाना साधा। मायावती ने आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में आरएसएस पर आरोप लगाया था। इस पर नरेंद्र कश्यप का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी भला मायावती को क्यों राष्ट्रपति बनाएगी। शपथ ग्रहण के बाद अब जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको विभाग का इंतजार है। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। डॉक्टर साहब, अब इंतजार है कि विभाग कब मिले। देखिए, महत्वपूर्ण जो कार्य था वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। खासतौर से दूसरा ये कालखंड शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हाँ, विभाग किसको क्या मिलेगा ये डिस्कशन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उम्मीद है एक आध दिन में विभागों का बंटवारा होगा। जब चुनाव चल रहे थे तो एक माहौल ऐसा बनाया गया कि पिछड़ा जो बीजेपी से नाराज है और स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए, और वो जहाँ जहाँ जाते थे यही कहते थे कि पिछड़ा इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आने वाला है। गच्चा खा गए वो, राजनीतिक विश्लेषण की कमी रह गई। वो नहीं जान पाए कि मोदी जी के कार्यों का आकलन देश और प्रदेश की जनता कर रही है। उनको मालूम नहीं था कि 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड में भी कभी हमारी सरकार ने उनको भूखे नहीं सोने दिया। किसानों के खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजना का लाभ हम लोगों ने दिया। जनधन योजना का लाभ मिला, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला, मुफ्त राशन का लाभ मिला। और जो प्रदेश के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती थी, आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उसको दुरुस्त किया है, उसको ठीक किया है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा योगी जी की सरकार में, और उस भरोसे ने प्रदेश की जनता के मनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद को और मजबूत किया। परिणाम 2022 का भी बहुत सुखद रहा। प्रदेश की जनता ने फिर हमारी पार्टी को मौका दिया है काम करने का। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, ये सिद्धांत लेकर चलती है, तो आप फिर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे जल्दी? ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व निश्चित करेगा कि मुझसे उन्हें कहां और कैसे काम लेना है। हम तो एक तरह से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जैसे हमारा उपयोग बेहतर समझेगी वैसा ही हम करने के लिए तत्पर रहेंगे।
आप बसपा में भी रहे, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक बात अपने पदाधिकारियों से कही कि आरएसएस ने एक भ्रम फैलाया चुनाव में कि बीएसपी की ओर से राष्ट्रपति बनाई जाएंगी मायावती। ये आरएसएस पे आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया, और उनका कहना है इसीलिए उनका वोटर बीजेपी में चला गया। ये तो बड़ा ही तर्कहीन बात है। मान लिया भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको राष्ट्रपति बनाने की बात करेगी? क्या हमारे पास राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना सूझवान है, इतना परिश्रमी है, इतना योग्य है कि वो हर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार है। और दूसरी, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चुनाव में हुई भाजपा की जीत और लखीमपुर में क्लीन स्वीप में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों के कलंक को धो दिया और विरोधियों के झूठे आरोपों की हवा निकाल दी, क्योंकि हम जानते थे कि हम निर्दोष थे। अजय मिश्रा टेनी का ये वीडियो होली मिलन समारोह का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। जिस तरह से इस विधानसभा के चुनाव में अपना सहयोग दिया, उसने न केवल हमारे विरोधियों की एकदम हवा, उनके मन में जब लखीमपुर शब्द वो चाहे टेलीविजन पर देखते थे, किताब में देखते थे, पढ़ते थे, या कहीं आंख भी बंद हो कान में लखीमपुर नाम आता था, तो सबसे पहले हमारी शक्ल उनके सामने आती थी। ऐसी स्थिति और उस स्थिति में ये चुनाव बड़ा। यूपी में चुनाव खत्म हो गए और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन भाजपा की जीत का जश्न मनाना कुशीनगर में एक शख्स के लिए मौत का सबब बन गया। घटना कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरगी गांव की है, जहां एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार किया था और योगी सरकार बनने पर गांव में मिठाई बांटी थी, झंडा लहराया था। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बाबर नाम के मुस्लिम युवक के कुछ लोगों ने 20 मार्च को बुरी तरह से पिटाई की थी, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल बाबर ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलने पर क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक खुद मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कंधा दिया। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि खबर दिखाने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज जरूर कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही। भाजपा को वोट दे दानी योगी बाबा के, तो हमारे साथ गद्दारी कैले वालों और साइकिल पर कहत रहा लोग वोट देवे का साइकिल वोट नहीं जाता, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ झट के डांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल पूरा। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह एफआईआर किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। 24 में संलिप्त तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं। 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा। बात करेंगे बरेली की, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आसिफ नाम के लड़के ने आकाश बनकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और दिल्ली ले जाकर उसके साथ रेप किया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आसिफ के खिलाफ फरीदपुर थाने में रेप, धर्म परिवर्तन और पॉक्सको की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जाने तथा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने के संदर्भ में अभियोग 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट तथा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसके अभियुक्त को आसिफ को आज थाना फरीदपुर के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा आवश्यक विशेष कार्रवाई संपन्न की। देखिए, गर्मियां शुरू होते ही घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। आज बाराबंकी में चलती कार आग का गोला बन गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार में पति पत्नी समेत 3 बच्चे भी मौजूद थे। परिवार किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान को बचाने में सफल रहा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी पर धारा 144 लागू कर शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया है। परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इस बार 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। इस बार हाई स्कूल में 1,29,785 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि 12वीं में 1,13,170 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं।